नमस्कार आप सब लोगों को पुष्कर बाबू का। आज की वीडियो में कुछ सामान्य चीज़ों पे पुनः एक बार चर्चा करते हैं। मैं पुष्कर बाबू और पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारा देश ज्ञान विज्ञान और चिंतन का देश रहा है और हमारे देश में ही ज्ञान विज्ञान की धारा विकसित होकर के बाहर सुदूर दूर देशों तक फैली। आज मैं बात करने के लिए आपसे आया हूँ एक ऐसे ही मूलभूत विषय पे जिस पे मैं आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के उचित प्रतिक्रिया और उत्तर का नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत ही उत्सुकता के साथ में प्रतीक्षा करूंगा, अर्थात प्रतीक्षारत रहूंगा। सामान्य चर्चा करते हैं आपसे। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारी इम्यूनिटी पावर और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देश काल की परिस्थितियों में किस प्रकार का अंतर आया है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है कि कम हुई है। इस विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मुझे लगता है कि करनी चाहिए। दोस्तों, अगर इम्यूनिटी पावर के बारे में बात करें तो हमारी इम्यूनिटी पावर हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। यानी कि जैसे हम खाएंगे पिएंगे, जिस प्रकार हमारा एटमॉस्फेयर रहेगा उससे हम प्रभावित होंगे, ठीक वैसे ही हमारी इम्यूनिटी पावर रहेगी। पहले के ज़माने में शतम वर्षाणि जीवति, लोग 100 वर्ष तक जीते थे क्योंकि उन्होंने अपने खान पान में ऐसी चीज़ों को सम्मिलित करके रखा हुआ था जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत थी। अब वो चीज़ नहीं रह गई। मुझे तो याद है कि पहले एक कविता मैंने एक दिन पढ़ी थी, शायद होगी भी, कि एक ज़माना था जब चिट्ठी में चेहरा नज़र आता था और चिट्ठियाँ पढ़ते ही दिल में उतर जाता था। लोग एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ते थे, आँख बंद करके चिट्ठी सीने से लगा लेते थे, फिर टपकता था उनके आँखों से एक कतरा फिर एक कतरा और फिर होंठों से आँखों से उमड़ कर समुद्र बहता था और ओंठ चेहरे बता देते थे, तरफ होंठ खामोश रहता था। आज ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, फेसबुक है, तकनीकी के आधुनिक संयंत्र हैं, लेकिन वो जज्बात नहीं है, वो बोलती खामोशियाँ और वो बात नहीं है वो चाहत जो दूर बैठे मील के इंसान को पास होने का एहसास कराती थी और मिलन का विश्वास कराती थी। तब के ज़माने में उंगलियां कटने पर लोग गोबर लिप करके खून रोक देते थे। वही सूखी नमक रोटी साग चकबंदी का खाते खाते लोग 100 साल जीते थे और मिनरल वाटर नहीं था तब पानी तालाब का पीते थे। जी, मिनरल वाटर नहीं था, पानी तालाब का पीते थे, लेकिन वो खुली हवा में सांस लेते थे। और हमारे यहाँ तो वृक्षों को इतना पूजनीय माना गया कि जड़े ब्रह्मा तना विष्णु शाखायाम रुद्र महेश्वरा पत्ते पत्ते देवानाम च वृक्ष राजा नमोस्तुते। इस प्रकार के सिद्धांत हमारे यहाँ प्रचलित हुए। तो हमारी इम्यूनिटी पावर तब बहुत महत्वपूर्ण थी। हम जिन पत्तों में भोजन करते थे वो वृक्षों के पत्तों पर हम भोजन करते थे और वृक्षों के पत्तों पर भोजन करने से न केवल भोजन अधिक स्वादिष्ट प्रतीत होता था बल्कि वो हमारे शरीर के तमाम प्रकार के सूक्ष्म रोगाणुओं को नष्ट करने की उतनी ही क्षमता रखता था जितनी आज आधुनिक रूप से विज्ञान के विकसित अधिक होने पर जो दवाइयाँ बनती हैं वो देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली और जीवन के मूल्य और जीवन की अभिक्षमता बहुत प्रभावित हुई, उनसे नहीं होती थी। यहाँ तक कि उस समय के बुजुर्ग भी अपनी चमकती हुई त्वचा और एकदम युवा दिखने जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन आज के युग में युवा भी एक बुजुर्ग जैसा लग रहा है। ये क्या है? ये न केवल हमारे बदलते हुए जलवायु का और हमारे बदलते हुए वातावरण का और हमारे खान पान का असर है। इस भूमंडलीकरण ने, इस बाजारवाद ने और आधुनिक तकनीकियों ने हमारे अस्तित्व को खत्म कर दिया। हमें ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के एक क्षेत्र में बहुत आगे तो कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो गया। आज हम एक खाना खाने की एक नई तकनीकी पर काम कर रहे हैं और एक नई तकनीकी विकसित कर रहे हैं जिसको हम बफर सिस्टम कहते हैं। बहुत प्रचलित हो गया, लेकिन आप देखिए कि हमारे प्राचीन समय में हमारे पुरखे एक कुशल तरीके से बैठ करके जो खाना खाते थे और सुखासन में बैठते थे, उन्होंने भोजन करने के लिए कितनी सुव्यवस्थित योजनाएं बना करके रखी थी। आज वो सारी योजनाएं टूट गई हैं। आज
उस तकनीकी में जैसे पशु खाना खाते हैं उसी तरीके से हम खाते हैं, और हो सकता है कि पेट सही से भरता हो भी या अथवा नहीं भरता है, इसका सुखद आभास हमको हो नहीं पाता। एक वो समय था जब एक साथ लोग खाना खाने बैठते थे और एक साथ खा करके उठते थे। हमको तो याद है कि हम छोटे थे तो हम लोग बैठ जाते थे, अगर कोई जल्दी खा लिया तो भी वो जब तक साथ में बैठा आदमी खाना खाने साथ में उठे ना तब तक बैठे रहते थे। इससे न केवल सामाजिक सौहार्द में वृद्धि होती थी, वरन एक सभ्य सामाजिक व्यवस्था का विकास उस समय हुआ था, जो कि आज देखने को नहीं मिलता है। और भी उस बफर सिस्टम में हम चम्मच से खाते हैं, हमने अंगुलियों का प्रयोग छोड़ दिया। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि हम जिस अंग का प्रयोग करना छोड़ देते हैं वो अंग स्वतः धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में नष्ट हो जाता है, और जिस अंग का प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं या करना चाहते हैं उस अंग के विकसित होने की संभावना आने वाली पीढ़ियों में बहुत अधिक हो जाती है। आप सोच करके देखिए, आप इस बात पर विचार करके देखिए। ये विज्ञान की बात है, ये तर्क की बात है कि आज हम चम्मच का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हम भविष्य पंगु नहीं बन रहे हैं? हम अपने अंगुलियों का प्रयोग छोड़ करके क्या हम भविष्य पंगु नहीं बन रहे हैं? आप चिंतन करिए इस बात पर। और इस तरीके से बदलते हुए जीवन मूल्यों ने मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित किया है कि शतम वर्षाणी की जीवती की आयु छोड़ करके आज मनुष्य 40 और 50 की आयु तक ही जी पा रहा है। हमारे भोजन में उस समय दूध, दही, साग सब्जियां होते थे, ताजे साग सब्जियां होते थे, लेकिन आज के युग में हमारे भोजन में मांस, मदिरा और तमोगुण प्रधान भोजन करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ चली है। इसने मनुष्य की मनुष्यता को कलुषित करने का एक दुस्साहस किया है। देखिए, मांस खाने की जहाँ तक बात है तो मांस ऐसे क्षेत्र में जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश में समुद्र के तट पे मछली पकड़ के लोग चावल के साथ खाते हैं, तो वहाँ खाना उनकी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे मांस खाना उनके लिए उचित है, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो फिर वो क्या खाएंगे? उनके लिए सबसे पहले भोजन का पहला स्रोत वही है। लेकिन आप ऐसे स्थान पर रहते हैं, अगर मान लीजिए जहाँ पर कि आपके भोजन के लिए शाकाहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो मुझे लगता है कि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि लगातार मांस खाते रहने की प्रक्रिया हमारे दांतों, हमारे नाखूनों, हमारे जबड़ों को उसी प्रकार से विकसित कर देगी जैसे हिंसक मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे भेड़िया, जैसे शेर के जबड़े। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, ये वातावरण उसी हिसाब से हमको ढाल देता है। ये डार्विन कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कहता है कि आप जिस प्रकृति के अनुसार ढलना चाहते हैं वातावरण आपको उसी हिसाब से ढाल देता है। लगातार मांस खाते रहने की प्रक्रिया, शास्त्रों में कुछ स्थानों पर विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पर आपको जीवन बचाने के लिए अगर मांस खाना पड़ जाए तो वहाँ सामान्य छूट दी गई है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान विज्ञान की चिंतनशील परंपरा में मांस खाना निषिद्ध किया गया था, क्योंकि वो डार्विन के सिद्धांत को बहुत पहले हमारे प्राचीन मनीषी जान चुके थे। जी, मनुष्य मन के दो पक्ष होते हैं, एक चेतन पक्ष और दूसरा अवचेतन पक्ष। चेतन पक्ष से बहुत अधिक विकसित और बहुत अधिक समृद्धशाली अवचेतन पक्ष है, यानी अवचेतन मन। अवचेतना बिंबों पर कार्य करती है। अवचेतना किसी वस्तु घटना से संबंध देखकर, सुनकर बिंब बनाती है, उस बिंब पर केंद्रण चाहती है, और इसीलिए इस विज्ञान का रहस्य हमारे मनीषियों ने समझ करके हमारे यहाँ मंदिरों की स्थापना की। हमारे यहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ स्थापित हुई और वो पूजे जाने लगे। मंदिर न केवल हमारे आस्था के केंद्र बने, बल्कि
हमारे लिए एक सभ्य समाज जीने का केंद्र भी बने, हमारे समाज का केंद्र बने, हमारी संवेदना का केंद्र बने, हमारी आस्था का केंद्र बने। और इस प्रकार से हमने जीवन को एक नई दिशा, नई गति प्रदान की। उन मंदिरों में सुबह शाम जब लोग इकट्ठा होते थे तो शंख की ध्वनियां न केवल समाज के दूषित, कलुषित और समाज के लिए हानिकारक तत्वों को दूर करती थी, क्योंकि मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के सामान्य ध्वनि को सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसका प्रयोग उच्च तकनीकी में किया जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुनना भी मनुष्य के कान के लिए उचित नहीं है, सुन नहीं सकता। शंख की ध्वनि, मधुर आवृत्ति, जिसको हमारे कान श्रवण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उनकी तरंगे जाती हैं, वातावरण में भी वो तरंगे चलती हैं। उस आवृत्ति से उच्चरित होने वाली तरंगे जो वातावरण में नकारात्मक तथ्यों को काटती हैं, नकारात्मक तत्वों को काटती हैं, लेकिन मस्तिष्क में जब उन्हीं तरंगों का संचरण होता था तो मस्तिष्क में आनंद की स्फूर्ति उत्पन्न होती थी और मस्तिष्क में ज्ञान के चक्षु खुलते थे, स्वच्छता अनुभव करते थे हम। और संवेदना, एक शब्द है संवेदना। ये जो संवेदना शब्द है ये मनुष्यता का केंद्र है। संवेदना मनुष्य ने सीखी है, इसलिए मनुष्य है। और संवेदना का विकास समूहों में रहने से हुआ। मंदिर आस्था के केंद्र थे और सुबह शाम जब उन समूहों में यह संवेदना पनपती थी तो वो पूजन के रूप में, वो आरती के रूप में, इसी संवेदना में मनुष्य ने अपने सुख दुख का साझाकरण किया और यहीं से संवेदना मनुष्य को अधिक पल्लवित करती गई। आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन हम संवेदनशील व्यक्तित्व का विकास कहाँ कर पा रहे हैं? और शायद इसलिए आज मनुष्य नहीं बन रहे हैं। आज डॉक्टर बन रहे हैं, आज इंजीनियर बन रहे हैं, आज बड़े बड़े डिग्रीधारी बन रहे हैं, लेकिन इस संवेदना का विकास रुका हुआ है और शायद यही कारण है। लेकिन भारतीय साहित्य अब भी प्रयत्नशील है इसी संवेदना के विकास को लेकर के। यही भारतीय साहित्य की मूल्यवान पहचान है। और मैं एक साहित्यकार हूँ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम।